नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू होगा। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आज सत्र में खास बात यह होगी, प्रश्नकाल नहीं होगा। संविधान के 126वें संशोधन विधेयक पर इस दौरान चर्चा की जाएगी और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विधानसभा में चर्चा होगी। यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। आज सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। संविधान के 126वें संशोधन विधेयक पर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विधानसभा में चर्चा होगी। तो यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आज होने जा रहा है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सत्र में कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। तो संविधान के 126वें संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी और इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक SC/ST एक्ट के लेकर भी चर्चा हो सकती है। उसकी योगी सरकार की कैबिनेट बैठक है। आज सुबह 9:30 बजे बैठक होगी। लोक भवन में बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। तो विधानसभा का विशेष सत्र है, उससे पहले बैठक होगी योगी सरकार की। सुबह 9:30 बजे बैठक होनी है और कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। तो योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। महत्वपूर्ण ये बैठक है। सुबह 9:30 बजे बैठक शुरू होगी लोक भवन में। कई प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। लखनऊ से खबर है, पीएफआई पर बैन का प्रस्ताव डीजीपी ओपी सिंह ने शासन को भेज दिया है। पीएफआई पर बैन का प्रस्ताव। सीएए पर हुए हिंसक प्रदर्शन में पीएफआई का नाम आया था। पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 सदस्य लखनऊ से गिरफ्तार किए गए थे। न्यूज 18 की खबर का असर है ये। सबसे पहले न्यूज 18 आपके अपने चैनल ने बताया था कि पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है सरकार। तो डीजीपी ओपी सिंह ने शासन को भेज दिया है पीएफआई पर बैन का प्रस्ताव। आपको बता दें कि सीएए में हुई हिंसक प्रदर्शन में पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया था और पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 सदस्य लखनऊ से गिरफ्तार हुए थे। अगर टोटलिटी में बात करें तो लगभग 13 जो सदस्य हैं पीएफआई के, वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं यूपी पुलिस द्वारा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन का प्रस्ताव डीजीपी ओपी सिंह ने शासन को भेज दिया है। अगर शासन की मंजूरी मिल जाती है इस प्रस्ताव को, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को यूपी में बैन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएए पर हुई हिंसक प्रदर्शन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का नाम सामने आया था और लगातार गिरफ्तारी की गई थी। 3 सदस्य लखनऊ से गिरफ्तार हुए थे। नागरिकता कानून पर फैले भ्रम को दूर करने को खुद पीएम मोदी ने मोर्चा खोला, तो बीजेपी भी अभियान चलाने जा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों में फैले भ्रम को दूर करने को सक्रिय हो गया है। सीएए पर भ्रम को पीएम कर रहे दूर। जागरूकता के लिए बीजेपी चलाएगी अभियान। आरएसएस भी करेगा मुसलमानों को जागरूक। नागरिकता कानून पर सबसे ज्यादा भ्रम मुस्लिम समाज के बीच में है और सबसे बड़ी बात है कि कुछ सियासी पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए इस भ्रम को हवा देने की जुगत में है। ऐसे में इस भ्रमजाल को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ और बीजेपी ने कमर कस ली है। सीएए पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए केंद्र सरकार, बीजेपी और संघ तीनों सक्रिय हैं। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने ट्विटर पर ऑनलाइन अभियान के जरिए खुद की। जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है।
एक और नमो ऐप पर इस कानून के सभी तथ्य डाले गए हैं, तो वहीं बीजेपी के मुस्लिम नेता शहनवाज हुसैन ने भी अपने धर्म के लोगों को जागरूक करने के लिए खुद कमान संभाल ली है। उधर संघ ने उत्तर प्रदेश के लिए मेगा प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जब कह दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या एनआरसी का मुसलमानों पर कोई असर होने वाला नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम न डरें, ये मुल्क आपका है। कोई भी भड़काने वालों के खिलाफ लामबंद हो, न कि अफवाहों पर भड़कने का काम है। हमें जाना है, हमें सबको समझाना है, समझाने का असर भी पड़ता है। जब क्योंकि लोगों को बहकाया गया है, बहुत से लोग ऐसे हैं गांव में जो कम पढ़े लिखे हैं, उस स्तर के लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम्हारा क्या छिन गया। इस तरह से माहौल बनाया गया, तो धीरे धीरे अब समझ में लोगों को आ रहा है, तो शांति है। CAA पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी से 15 जनवरी तक डोर टू डोर कैंपेन, संगोष्ठी, पदयात्रा, सोशल मीडिया कैंपेन, प्रेस वार्ता और बड़ी रैलियां करेगी। देखने वाली बात ये होगी क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा। पवन गौड़ के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 दिल्ली। CAA हिंसा पर सूबे में सियासत का दौर जारी है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है। भगवा पर भी प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। उधर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका को नहीं है भारतीय परंपराओं की जानकारी, राजनीति का 2020 मैच खेल रही हैं प्रियंका गांधी। सुनिए किसने क्या कहा है। देखिए, पहले तो स्पष्ट होना चाहिए कि किसने जलाया है, किसने किया है। सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। जब जांच होगी तो पता चलेगा कि X या Y या Z ने जलाया है, तब पूरी तरह से कार्रवाई करिए। बगैर जांच के कैसे हो सकती है कार्रवाई? बगैर जांच के आप इस तरह के एक्शन कैसे ले सकते हैं जो सरकार ले रही है रोज रोज। अर्जुन को प्रवचन दिया जब महाभारत युद्ध में वो महान योद्धा मैदान पर खड़े थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे बदले की बात नहीं की, रंज की बात नहीं की। उन्होंने उनमें करुणा और सत्य की भावना उभारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं, भगवा धारण किया है। ये भगवा आपका नहीं है, ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। उस धर्म को धारण करिए। मैं अपनी सुरक्षा का मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाऊंगी क्योंकि ये बिल्कुल फिजूल का मुद्दा है। इस मुद्दे का कोई पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। उधर मुख्यमंत्री योगी के ऑफिस ने ट्वीट करके प्रियंका गांधी पर हमला किया है। योगी के ऑफिस ने ट्वीट करके लिखा, सन्यासी की लोक सेवा और जन कल्याण के निरंतर जारी यज्ञ में जो भी बाधा उत्पन्न करेगा उसे दंडित होना ही पड़ेगा। विरासत में राजनीति पाने वाले और देश को भुलाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोक सेवा का अर्थ क्या समझेंगे। सीएम योगी के भगवा धारण करने को लेकर प्रियंका गांधी के बयान पर अयोध्या के संतों ने कड़ी नाराजगी जताई है। अयोध्या के संतों का कहना है कि प्रियंका गांधी का भगवा को टारगेट गलत है। उन्हें अगर कुछ कहना है तो मुख्यमंत्री को कहें। मुख्यमंत्री जी ने किसी बात को रखा तो मुख्यमंत्री की भाषा में आप बात करो ना, राजनीतिक व्यक्ति की भाषा में बात करो ना। भगवा को क्यों बीच में आप ले आती हो? मैंने देखा कि झारखंड में आप उसी जगह पे आप बैठी हुई थी जो प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति चुनाव जीता वो तमाम भगवा को गाली दिया। उसने कहा कि भगवा पहनकर भगवाधारी बलात्कार करते हैं, बहन बेटी की इज्जत लूटा करते। कभी इस प्रकार की भगवा पहनने वाला कभी इस प्रकार कृत्य कुकृत्य नहीं करता। लेकिन आपके मनसा कतई भगवा के प्रति ठीक नहीं रहा है। आपकी पार्टी लगातार भगवा के प्रति कुछ न कुछ अनाप शनाप और भगवा को आपने लगातार आतंकवाद के तरीके आपने बढ़ा है। आपने भगवा को आतंकवाद बताया है। आपके भाई लगातार जो आप बताते थे, आपके भाई साहब की जो है मंदिर में लोग जाते हैं, लड़कियों छेड़ने के लिए जाते हैं और साधु और भगवाधारी के तमाम आपने अपमान किया बार बार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 20 दिसंबर को यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा में मेरठ एसपी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों से कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान चले जाओ। इस पर सियासत तेज हो गई है। खास बात यह है कि इसमें बीजेपी भी मतभेद नजर आ रहे हैं। फोटो ले लिया, बताऊंगा इनको, बता देना।
चार थे फोटो हो गई अभी मुझे याद हो गई, याद रखना। जब मुझे याद हो जाता है ना तो नानी तक मैं पहुंचता हूँ, याद रखिएगा आप लोग। जल्दी हो गया, तुम लोग भी कीमत चुकाओगे। मेरठ में एसपी अखिलेश नारायण सिंह के उपद्रवियों से पाकिस्तान चले जाओ कहने वाले बयान पर सियासत तो पहले से हो रही थी। विपक्ष मेरठ एसपी के बयान के बहाने योगी सरकार और यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा था, लेकिन अब तो बीजेपी भी उनके बयान पर बटी हुई नजर आ रही है। पहले सुनिए कौन कौन से बड़े नेता मेरठ एसपी के साथ खड़े हैं। उस एसपी को तो धन्यवाद देना चाहिए। वो एसपी ने क्या किया? वो एसपी ने वही किया जो एक शासन को करना चाहिए। क्या शासन ने किया? कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कोई पाकिस्तान की तरफदारी करे और पुलिस को चिढ़ाए पाकिस्तान जिंदाबाद कह के, यानी भारत को चुनौती दे रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। सारे मुसलमानों के लिए इस प्रकार की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बात नहीं कही। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उनके सामने लगाते हुए उपद्रव कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उनको शायद ऐसा उन्होंने कहा है। मैंने पूरा क्लियर नहीं हूँ मैं अभी, लेकिन इस प्रकार मेरठ एसपी सिटी के बयान को भी जो हवा देने का काम, तुल देने का काम किया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई उपद्रव करेगा, यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद भारत मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, तो उसके लिए तो मैं समझता हूँ एसपी सिटी का बयान कोई गलत नहीं। निश्चित रूप से जिन परिस्थितियों में वहाँ पे बयानबाजी हो रही थी और जो माँ भारती को गाली देता हो, तिरंगे का अपमान करने की बात करता हो और देश विरोधी नारे लगाता हो, ऐसे लोगों को इस देश में रहने की आवश्यकता नहीं है। जो देश प्रिय हो वो वहाँ जा सकते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने भी साफ कह दिया कि एसपी को किसी भी भारतीय को पाकिस्तान भेजने का अधिकार नहीं है। देखिए, अगर वो बयान सही है तो वो निंदनीय बयान है। अगर वो बयान सही है तो ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो बयान सही है। मेरठ के एसपी के का जो बयान है, चाहे कोई देश के खिलाफ नारा लगाए, आप गिरफ्तार कीजिए ना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में, उस पर मुकदमा चलाइए, सजा दिलाइए, जेल भेजिए। जेल भेजने का अधिकार किसी एसपी को है, पाकिस्तान भेजने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। एक ऐसे मुद्दे पर बीजेपी के दो बड़े मुस्लिम चेहरों के इस बयान से पार्टी असहज जरूर नजर आ रही है। साथ ही विपक्ष को भी बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक मुद्दा मिल गया है। मेरठ के एसपी के पाकिस्तान जाओ वाले बयान पर सियासत थमते हुए नजर नहीं आ रही है। जहां एक ओर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस मामले पर आक्रामक रुख अपनाते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के अंदर भी इस मामले पर कोहराम मच गया है। अनूप गुप्ता के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। 8 जनवरी को होगी टीईटी परीक्षा। पहले 22 दिसंबर को होनी थी परीक्षा। सीएए पर हुए हिंसक प्रदर्शन के चलते परीक्षा को टाल दिया गया था और न्यूज 18 की खबर पर अब मोहर लग गई है। न्यूज 18 लगातार बता रहा था कि 8 जनवरी को इस परीक्षा का दोबारा से आयोजन किया जाएगा। पहले 22 दिसंबर को होनी थी, क्योंकि सीएए के लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे और उसकी वजह से जो इंटरनेट सेवा है वो बाधित हो गई थी, उसको रोक दिया गया था। इसी वजह से इस परीक्षा को टाल दिया गया था 22 दिसंबर को, और अब 8 जनवरी को इस परीक्षा का आयोजन होगा और कम से कम 16 लाख अभ्यर्थियों को इससे राहत मिली है। महोबा में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान आरटीओ कर्मियों की गुंडई सामने आई है। यहां गाड़ियों की चेकिंग के दौरान अवैध वसूली का विरोध करने पर आरटीओ सिपाहियों ने एक बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। हैरत की बात यह है कि पूरी घटना पुलिस वालों के सामने हुई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। एक आपे मेरी बंद कर दी, मैं उसे आज छुड़वा कर री आर्डर बनवा के पहुंचा। ये चौकी जा रहा था, रास्ते में मेरी दूसरी यहाँ पे स्टेशन में खड़ी हुई थी, उसको ज़बरदस्ती उठाकर आरटीओ साहब ने धक्का लगवा कर बंद कर दिया। मैंने जाके उनसे पूछा कि साहब मेरी गाड़ी दूसरी क्यों बंद कर दी, मैं एक को छुड़वा के आ रहा हूँ। तो बस उनके 2 सिपाही उतरे
और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उनका ड्राइवर भी आया, उसने ही मारना पीटना, साहब भी आए, साहब ने ही मारना पीटा, मेरे 15,000 रुपये छीन लिए, मोबाइल भी छीन लिया और चश्मा भी मेरा तोड़ दिया। जालौन में हुए राजमार्ग निर्माण कार्य में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का बड़ा गोलमाल उजागर हुआ है। मामला साल 2013 में सपा सरकार के शासनकाल में जालौन में हुए कालपी हमीरपुर राजमार्ग 91 के निर्माण से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि मेरठ की मेसर्स कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस 45 किलोमीटर राजमार्ग लंबी सड़क का निर्माण किया था और इसी कंपनी ने जोहलूपुर के पास मौजूद रॉयड नाले पर पुलिया का भी निर्माण कराया था। लेकिन कंपनी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से साठगांठ कर 18.25 मीटर की पुलिया को विभागीय कागजातों में 21 मीटर दिखा दिया और कंपनी ने पीडब्ल्यूडी से इस निर्माण कार्य का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र हासिल कर लिया, जिसके बाद कंपनी इस फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए एनएचआई से करोड़ों के ठेके के लिए आरोपी कंपनी की कारगुजारी का खुलासा तब हुआ जब एनएचआई ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जालौन के लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड 3 से रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद हरकत में आए विभाग ने मामले की जांच करते हुए रिपोर्ट एनएचआई को सौंपी। प्रकरण एनएचआई के यहाँ से इस कार्यालय को संदर्भित हुआ था, तो पहले उस पर एक सर्टिफिकेट जारी हुआ था जिसके सत्यापन की रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी। वो रिपोर्ट हमने भेज दी। फिर दोबारा उन्होंने उस पर और स्पष्टीकरण मांगा, फिर उसकी भी रिपोर्ट हमने एनएचआई को भेज दी। उसका कार्य से नहीं संबंध था, केवल प्रमाण पत्र के संबंध में उन्होंने कमेंट मांगा था कार्य से। हाँ, उसमें एक मामला सामने आया कि पुलिया की चौड़ाई कुछ है और प्रमाण पत्र कुछ जारी करवाया उसने। क्या पुलिया की चौड़ाई कितनी थी? वो पुलिया की चौड़ाई 8 मीटर स्पैन की पुलिया थी और प्रमाण पत्र 21 मीटर था। सपा सरकार में हुए विकास कार्यों की परत दर बदर खुलती हुई नजर आ रही है। सपा सरकार में हुए जो भी भ्रष्टाचार के घोटाले हैं, आज उसकी लपट जनपद जालौन तक पहुंच चुकी है। ताजा मामला आपको बता दूं, कालपी से लेकर हमीरपुर तक बने हुए राजमार्ग का है, जहां पर रॉयड नाले पर कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अच्छा खासा घोटाला किया है। वहीं पर रॉयड नाला पे बनी हुई पुलिया को, जहां उन्होंने 18 मीटर की पुलिया का निर्माण किया है, वहीं उन्होंने सरकारी दस्तावेजों पर इसे 21 मीटर की पुलिया दर्शाकर उसका भुगतान भी लिया है और अपने गुडविल बनाने के लिए इसका प्रमाण पत्र लेते हुए भी एनएचआई से करोड़ों के कंस्ट्रक्शन के काम भी लिए हैं। इसकी जानकारी जब एनएचआई को हुई तो उन्होंने जनपद जालौन के पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड 3 के अधिशासी अभियंता को इसकी जांच सौंपी और अब देखना यह है कि इस जांच रिपोर्ट में निकल कर क्या आता है। नेटवर्क 18 के लिए प्रदीप त्रिपाठी, जालौन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नए साल के जश्न को लेकर लखनऊ पुलिस सतर्क है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। हजरतगंज में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और रात 10 बजे ही खुलेंगी शराब की दुकानें। लाइसेंस बार वाले जो हैं वो 12:30 बजे तक खुले रहेंगे। जिनके पास लाइसेंस है वो बार 12:30 बजे तक खुले रहेंगे और 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। तो लखनऊ पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। देश के पहले सीडीएस होंगे जनरल बिपिन रावत, जो आज कार्यभार संभालेंगे। रावत का कार्यकाल 3 साल का होगा। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को इस पद का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही सीडीएस के लिए जनरल रावत का नाम सबसे आगे चल रहा था। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। इससे पहले कि सीडीएस के बारे में बताएं, सेना अध्यक्ष बिपिन रावत के बारे में जान लीजिए। बिपिन रावत 1978 में सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बने। 31 दिसंबर 2016 से बिपिन रावत थल सेना प्रमुख हैं।
पूर्वी सेक्टर में LAC, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में उन्हें काम करने का अनुभव है। आइए अब CDS के काम और उसके मकसद के बारे में जान लीजिए। CDS सरकार के प्रधान सैन्य सलाहकार होंगे। तीनों सैन्य प्रमुखों की समिति के वो अस्थायी अध्यक्ष होंगे। सरकार और सैन्य बलों के बीच संपर्क सेतु का काम करेंगे CDS। रक्षा क्षेत्र के वित्तीय मामलों में सलाह देने की भी इनकी जिम्मेदारी होगी। अब CDS के फायदे के बारे में भी जान लीजिए। CDS से तीनों सेनाओं के बीच समन्वय मजबूत होगा और सैन्य ऑपरेशन की स्थिति में रणनीति पर तेजी से अमल हो सकेगा। दरअसल साल 1999 में तत्कालीन डिप्टी PM लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में गठित GOM ने करगिल युद्ध में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की कमी पाई थी और समन्वय की कमी की वजह से ज्यादा नुकसान की बात कही थी और फिर CDS बनाने का सुझाव भी दिया गया था। CDS पद सिर्फ भारत में ही नहीं है, दुनिया के 10 देशों में भी CDS की नियुक्ति हुई है। उनमें यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, इटली, फ्रांस, चीन, स्पेन, कनाडा और जापान शामिल हैं। और अब बिपिन रावत भारत के पहले CDS बनने जा रहे हैं। बता दें कि रावत 31 दिसंबर को सेनाध्यक्ष पद से रिटायर होंगे। केंद्र सरकार ने CDS के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल तय की है। ऐसे में रावत 65 साल की उम्र तक CDS पद पर बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने आज जनरल बिपिन रावत से सेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने फिलहाल उप सेना प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सितंबर में उप सेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभालने से पहले नरवाने सेना की पूर्वी कमान का नेतृत्व कर रहे थे, जो चीन से लगने वाली करीब 4000 किलोमीटर लंबी भारतीय सीमा पर नजर रखती है। अगर नए सेना प्रमुख के करियर की बात की जाए तो उन्होंने अपने 37 साल के कार्यकाल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने विभिन्न कमानों में शांति क्षेत्र और उग्रवाद रोधी बेहद सक्रिय माहौल में जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल की बटालियन और पूर्व मोर्चे पर इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाल चुके हैं। वे श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षक बल का हिस्सा थे और 3 सालों तक म्यांमार में भारतीय दूतावास भी रहे हैं।